कोरोना काल का बजट आया तो आपके लिए क्या राहत लेकर आया? टैक्स के मोर्चे पर कहां कहां और कितनी राहत? अब टैक्स बचाने के लिए कहां निवेश करना सही होगा? सीनियर सिटीजन और एनआरआईज को बड़ी राहत मिलने की बात हो रही है। क्या अब इनकम टैक्स रिटर्न भरना और आसान होगा? कुल मिलाकर आपकी जेब पर यह बजट सीधे तौर पर क्या असर डालेगा? बजट आपका टैक्स में, यही समझने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस खास पेशकश में मेरे साथ हैं खास मेहमान। चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली और कुछ ही देर में जुड़ेंगे फाइनेंशियल प्लानर अर्नव पंड्या। शरद जी, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। बहुत सारी उम्मीदें थी एक आम टैक्स पेयर को। अगर हम बाजार की चाल को देखें तो बाजार ने तो बजट को सलामी दी है, लेकिन टैक्स पेयर की उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। अच्छी बात यहां पर यह है कि अगर कुछ दिया नहीं है तो कुछ लिया भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जो मुझे सबसे बड़ी बात लगी इस पूरे बजट में एक टैक्स पेयर के लिहाज से, टैक्स प्रणाली को आसान बनाना, जिस पर हमने देखा कई सारे रिकमेंडेशंस दिए गए, कई सारी बातें कही गई हैं। कुछ बातें स्पीच के दौरान भी कही गई और कुछ बातें हमने मिलकर फाइनेंस बिल में से भी निकाली है। किस तरह से ओवरऑल टैक्स प्रणाली को आसान बनाने की कोशिश की गई है, कैसे इस पर फोकस रखा गया है वित्त मंत्री की तरफ से, ये बताएं। देखिए कविता, बिल्कुल ठीक है कि दिल मांगे मोर, हमेशा इंतजार तो रहती है कि कुछ टैक्स हल्का हो जाए। और लोगों को उम्मीद थी, खासकर सैलरी के जो टैक्स पेयर्स हैं उनको उम्मीद थी कि शायद हमारी जेब में कुछ पैसा आए, बचत के रूप में आए, वैसे ना आए तो कम से कम टैक्स कम जाए। पर कोई नहीं, मैं समझता हूं ऐसे में नो बैड न्यूज इज ऑल्सो गुड न्यूज के, क्योंकि कोविड सेस की भी अटकलें लगाई जा रही थी, वो भी नहीं लगी। तो अगर एक तरफ रियायत नहीं मिली तो जो जेब से निकालने का अटकलें थी वो भी पूरी नहीं हुई। तो मैं समझ रहा हूं इसमें जो जितने प्रावधान आए हैं, अगर उसमें आप एक कॉमन थ्रेड देखें, एक कड़ी देखें, तो सिंप्लीफिकेशन और फैसिलिटेशन, ये दो चीजों पर ध्यान दिया गया है। तो मुझे लग रहा है ये भी, और अमूमन देखा गया बजट में नए प्रोविजंस आते हैं, सेक्शंस आते हैं, कहीं घटता है कहीं बढ़ता है, पर ये एक नए प्रकार का कि आपको टैक्स में सुविधाएं क्या मिले और आपके लिए टैक्स का सरलीकरण करा जाए, इस पे ध्यान दी गई। जैसे उदाहरण के तौर पे हम सीनियर सिटीजन्स का लें कविता, तो 75 साल से ऊपर अगर है सीनियर सिटीजन्स को, तो सलाम किया वित्त मंत्री ने भी कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और अगर आप और कोई सोर्स से आए नहीं है, पेंशन और इनकम से आए, आप बैंक जाइए, बैंक जाके बैंक को बताइए कि मेरी सिर्फ यहां बैंक आपका पूरा टैक्स काट लेगा और आपको रिटर्न फाइलिंग के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये मैं समझता हूं ये एक ऐसा कदम है जो कि भले ही 75 साल से ऊपर के बहुत सारे टैक्स पेयर्स नाव पर यही जतलाता है कि सरकार की मंशा है कि ना केवल बुजुर्गों को सुविधा देने का, बल्कि टैक्स की प्रणाली को धीरे धीरे, हो सकता है एक दिन ऐसा आए कविता कि सारे ही टैक्स पेयर्स जिनकी इनकम ऐसी नहीं है उनको शायद रिटर्न ना फाइल करनी पड़े। एक प्री फिलिंग ऑफ रिटर्न आपने देखा होगा, एक और प्रावधान आया। पहले हम क्या देखते थे, प्री फिलिंग खाली सैलरी में होता था या आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता था। कैपिटल गेन जब होता था, डिविडेंड जब होता था, पोस्ट ऑफिस वगैरह से इंटरेस्ट आता था, तो प्री फिलिंग नहीं होती थी। तो मैं समझता हूं अगर आप रिटर्न फाइल करने बैठे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको सब पका पकाया, जिसको कहते हैं एकदम पका पकाया, मिल जाए, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि ये फैसिलिटेशन और सुविधा सरकार की मुहिम रही है। और भी प्रोविजंस है, मैं आप जो छेड़ना चाहेंगे जिन प्रोविजंस को, मैं उसका डिस्कस करूंगा, विस्तार से बात करेंगे। लेकिन क्योंकि हमने 75 साल से ज्यादा सीनियर सिटीजन्स की बात की है और उनके लिए अब आईटी रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं होगा, इनफैक्ट उन्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कितना बड़ा सेक्शन है जिसको ये फायदा मिलेगा? अर्नव जी, हमें ये जानना है। बिकॉज यहाँ पे एक बात ये भी कही गई है कि अगर आप एक पेंशन धारक है और अगर आपकी इंटरेस्ट से कमाई है तो ही आपको ये छूट मिलेगी। ये कितना बड़ा सेक्शन है? क्योंकि हम जानते हैं कि इस उम्र में आते आते आपकी कई सारे सोर्सेज भी होते हैं, खासतौर से रेंटल इनकम एक बहुत बड़ा सोर्स होता है इनकम का। अर्नव जी, मेरे हिसाब से ये जो बेनिफिट है वो एक स्पेसिफिक क्लास के लिए ही रिस्ट्रिक्ट रह जाएगा, क्योंकि इसके जो कंडीशंस है कि आपको पेंशन मिलना चाहिए और आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए और तीसरी कोई भी आइटम आपके इनकम में नहीं होनी चाहिए। तो इससे कई लोग जो एक्चुअली लो टू मिडिल इनकम कैटेगरी में आते हैं और जिनका कोई फिक्स डिपॉजिट के अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके लिए ही लागू पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आपकी आय थोड़ी ज्यादा है, यानी कि पेंशन ज्यादा है या आपने कोई एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो चांसेस है कि आपके पास या तो थोड़े कोई
शेयर है जिसका डिविडेंड आएगा या कैपिटल गेन आएगा, या अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और उसका रेंटल इनकम आती है तो ये भी हो सकता है। तो अगर कोई भी एडिशनल हेड हो इनकम का ये दो को छोड़ के, तो आप ये नॉन फाइलिंग का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो मेरे हिसाब से एक कैटेगरी है खास करके लो और मिडिल इनकम में जिसको इसका बेनिफिट होगा, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी रहेंगे जिनके पास एडिशनल हेड्स ऑफ इनकम होंगे इवन दो दे आर 75 इयर्स एंड अबव। तो इसको उस मायने से देखना चाहिए कि हर एक के लिए लागू नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें ऐसा नहीं है कि इन लोगों को टैक्स नहीं भरना है, टैक्स भरना है, उनका टीडीएस भी कटेगा जितना उनका टैक्स भरना है उतना, लेकिन सिर्फ उनको रिटर्न फाइल नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि रिटर्न भरने की पूरी प्रक्रिया से उनको छुटकारा मिलेगा अगर इनकी इनकम सिर्फ ये दो हेड से है। सिंप्लीफिकेशन पे एक बार हम फिर से आते हैं। प्री फिल्ड इनकम टैक्स फॉर्म्स की आपने बात की शरद जी, जहां पर आपके फाइलिंग ऑफ आईटी रिटर्न्स, डिटेल्स ऑफ कैपिटल गेन्स, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स और पोस्ट ऑफिस आपको जो है मेंशन ऑलरेडी होगा फॉर्म में। जब ये रिकमेंडेशन या ये अनाउंसमेंट की गई वित्त मंत्री साहिबा की तरफ से, तो ट्विटर पर हमने देखा बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अरे डिटेल्स सही भी तो होनी चाहिए। इन डिटेल्स के मायने क्या होंगे? प्री फिल्ड फॉर्म्स में ये डिटेल्स डालने के पीछे मकसद क्या है, ये बताएं। देखिए, मकसद कविता दो हैं। एक तो जो करदाता रिटर्न भर रहा है, जब उसको मैंने जैसे बताया कि आपको जैसे पका पकाया, एक है सब्जी लेने जाएं, खाना बनाएं और फिर उसको परोस के खाएं, एक आपको बना बनाया। तो एक तो सुविधा है कि आपको बना पका पकाया सब मिल गया, आपको रेडीमेड सारा डेटा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। दूसरा इसका फायदा यह है कि जो लोग जानबूझकर कई दफे कुछ इनकम को नहीं दिखाते थे, मान लीजिए किसी के मन में थोड़ी सी शरारत है, वो चाहता है मैं ये इंटरेस्ट ना दिखाऊं, मैं ये कैपिटल गेन ना दिखाऊं। अब जब पहले से ही जब आप खोल के बैठेंगे, तो अगर किसी के मन में ऐसी इंटेंशन है कि मैंने नहीं दिखाना, वो तो देख रहा है भैया ये तो पहले ही वहां दिखाई देने लग गया है, तो मैं इसको, तो मुझे लग रहा है टैक्स इवेजन को चेक करना, इससे पहला फायदा ये होता है, टैक्स अवॉइडेंस या इवेजन। दूसरा फायदा होता है कि करदाताओं के लिए सुविधा हो जाती है। हाँ, अब बात आती है कि गलत, देखिए गलत डेटा, कई दफे पैन नंबर गलत डल गया या 26AS में किसी ने गलत पंच कर दिया, वो गलतियां तो मुझे लग रहा है आती रहेंगी। और अब क्योंकि दायरा बढ़ गया है डेटा का, तो शायद गलतियां ज्यादा हो, पर उसमें कविता करेक्ट करने का मैकेनिज्म भी साथ में बना हुआ है। आपको अगर गलत दिखता है तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए आप इस करेक्शन को कर सकते हैं। तो पर मैं मानता हूं कि गलतियों की परसेंटेज बहुत कम होगी, ज्यादातर लोगों को इसका फायदा मिलेगा और सरकार से जो राजस्व बचा रह जाता था, जो लोग नहीं दिखाते थे, जैसा मैंने कहा, मुझे लग रहा है उनको भी अब चौंक जाएंगे वो देख के स्क्रीन पे कि मैंने कोई प्रॉपर्टी ली थी, उस पे कैपिटल गेन कटा था, टैक्स कैपिटल गेन लगता था और मेरा तो मर्जी थी कि मैं उसको ना दिखाऊं। मुझे लग रहा है वो लोग अब जरूर चौंक जाने वाले हैं कि अब टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ेगी ही, लेकिन इसी के प्रयास में और भी कुछ चीजें जो कि टैक्स प्रणाली में इंट्रोड्यूस की गई हैं और आसान बनाने के लिए, इसे अर्णव जी, असेसमेंट की रीओपनिंग 6 की जगह अब 3 साल कर दी गई है। साथ ही विवादों के निपटारे के लिए भी डीआरसी कमेटी का गठन किया जाएगा। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी राहत उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनके मामले काफी विवाद में फंसे हुए रहते हैं, जिनका पैसा अटका हुआ रहता है। देखिए, इसमें दो चीज है। एक है कि ये रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट, अब आप कोई भी टैक्स पेयर हो तो आज की तारीख में, क्योंकि 6 साल तक ये आपका पूरा जो इनकम टैक्स रिटर्न कभी भी वापस खुल सकता है, तो आपको क्लोजर नहीं मिलता कि एक बार ये असेसमेंट भी खत्म हो गया तो बात इस पे एंड हो गई। अब ये क्योंकि ये पूरा समय घटा के 3 साल कर दिया है, तो इसमें क्या है कि आपको क्विकली पता ही चल जाएगा कि एक बार असेसमेंट हो गया, प्रक्रिया खत्म हो गई, 3 साल हो गए, तो ये पूरी बात को मैं साइड पे रख सकता हूं और वापस आने वाला नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के लिए कि उनके लिए ऐसा कभी खड़ा नहीं रहेगा कि कल क्या वापस ये री असेसमेंट होगा, ओपनिंग होगा, क्योंकि ये 3 साल का समय एक रीजनेबल समय है और एक छोटा समय है जिसमें अगर रीओपनिंग करना है कोई कारण के लिए तो कर सकते हैं, जो 6 साल से कम किया गया है। दूसरी बात ये कि जो अमाउंट डिस्प्यूट में है, तो डिस्प्यूट में अगर आपकी अमाउंट 10 लाख तक की डिस्प्यूट में है, तो आप उसका इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द लिटिगियस प्रोसीजर जिसमें आपको साल लगते जा रहे हैं और आपका कोई एंड नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार का जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म है,
अगर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अब ये बनाया गया है और इसका लिए क्लियर गाइडलाइंस आएगी, तो इसका इस्तेमाल करके आप अपना कोई भी छोटा सा डिस्प्यूट जो है तो वो उसको सुलझा सकते हैं, और इसके लिए बहुत लंबा समय और प्रक्रिया नहीं लगेगी। तो ये एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के हिसाब से एक छोटे टैक्स पेयर के लिए, जिनके पास बड़ी बड़ी रकम इन डिस्प्यूट नहीं है, जिनके पास बड़ी रकम आउटस्टैंडिंग नहीं है, और उसको सॉल्व करने के लिए अच्छी प्रोसेस है, और ये पूरे सिस्टम के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर इस प्रकार के केस पहले ही निपट जाते हैं तो वो लंबे चलते हुए पूरा पाइलअप नहीं होता है सिस्टम में, और ये पूरा सिस्टम और स्मूथली चलता है। इसी तरह से टैक्स पेयर्स को प्रोटेक्शन देने के प्रयास में एक और चीज जो बहुत अच्छी कही गई है, डिपॉजिटरी इंश्योरेंस जो है आपको मिल जाएगा। जय, अब तक हमने देखा था कि जब बैंक पर ये प्रूव हो जाएगा कि इसकी माली हालत बहुत खराब है, तब जाके ही बैंक होल्डर्स को, अकाउंट होल्डर्स को डिपॉजिटरी इंश्योरेंस जो है वो मिला करता था। उसको भी हमने देखा कि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। लेकिन आज जो ऐलान किया गया उसके मुताबिक जैसे ही बैंक की माली हालत खराब होनी शुरू हो जाएगी, डिपॉजिटर्स को उनका इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। शरद जी, कितना बड़ा कदम है ये? बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि बैंक को लेके पीछे बहुत सारी अफवाहें भी उड़ती थी। कविता, हमने देखा कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स पीछे जिनकी हालत खराब हुई, लोगों के पैसे नुकसान भी हुआ, तो और लोग मुझे लग रहा है लोग कोऑपरेटिव बैंक को लार्जर पिक्चर में देखने लगते थे कि शायद जो नेशनलाइज बैंक्स हैं या जो अच्छे प्राइवेट बैंक्स हैं वहां पर भी कहीं हमारा डिपॉजिट अब सेफ है नहीं है, और लोग ये सोशल मीडिया पे चलता था अब तो भैया बैंक में भी पैसा रखना सेफ नहीं है वगैरह वगैरह। तो मुझे लग रहा है उनके लिए एक विश्वास का ये कड़ी बनी है कि आपको अब जैसे ही पता लगेगा बैंक का तो आपको मिलने लगेगा। दूसरा, मैं कविता, एक और प्रोविजन है जो आपसे बहुत इंटरेस्ट रखता है, और मुझे नहीं पता आप पूछेंगे नहीं पूछेंगे, तो मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं सोच रहा हूं पहले बता दूं कि यूलिप में एक कैप लगा दिया गया है। 2.5 लाख रुपए अगर आप प्रीमियम दे रहे हैं तो अब जो सेक्शन 1010D जिसका आप अक्सर जिक्र किया करती हैं, वो 1010D अब 2.5 लाख का कैप है। मतलब आप उसको अनलिमिटेड प्रीमियम तक क्लेम नहीं कर सकते। शायद इसलिए किया गया है कि जो वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग इसको अवेल ना करें और एक कैप मिडिल क्लास तक ये सुविधा पहुंचे। अगर आप 2.5 लाख दे सकते हैं तो आप टैक्स भी दे सकते हैं। तो 1010D 2.5 लाख कैप के साथ अब आएगा। अब यूलिप में आपके पास अनलिमिटेड टैक्स एडवांटेज नहीं है। लेकिन यहां पर मुझे ये चीज समझनी है अर्नव जी, यूलिप हम सब जानते हैं एक कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर कई सारे मैनेजमेंट चार्जेस और फंड कॉस्ट तो लगे ही रहते हैं। अब इस तरह से इसमें नई कैपिंग डाल देना कितना एडवांटेज या डिसएडवांटेज यूलिप एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पर आपको लगता है होगा? देखिए, यूलिप एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक ही प्रोडक्ट में साथ लेके आता है। तो नॉर्मल अगर आप प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात करें, जिसे हम टर्म इंश्योरेंस भी कहते हैं, उसमें सिर्फ मोर्टेलिटी कवर किया जाता है, यानी कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए तो क्लेम मिलेगा। यूलिप में एक पार्ट मोर्टेलिटी के लिए जाता है, दूसरा पार्ट इन्वेस्ट होता है, और ये इन्वेस्टमेंट अलग अलग प्रकार के फंड्स में होते हैं, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, जिसमें इन्वेस्टर को चॉइस रहता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है वो एक म्यूचुअल फंड की तरह है। अब ये जो प्रावधान आया है कि 2.5 लाख से ज्यादा देने वाले प्रीमियम पे आपको जो बेनिफिट आएगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो टैक्स फ्री नहीं रहेगा। वो एक एफर्ट है कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इसका इस्तेमाल कर रहे थे अपने लिए टैक्स फ्री इनकम ज्यादा मात्रा में अर्न करने के लिए, क्योंकि अगर वो सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट म्यूचुअल फंड में डालते और कैपिटल गेन कमाते तो वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% है। तो ये जो डिस्टिंक्शन है उसे कर्व करने के लिए ये प्रावधान लाया गया है। अब एज अ प्रोडक्ट यूलिप छोटे निवेशकों के लिए इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जो लिमिट है वो 2.5 लाख की प्रीमियम की है सालाना। तो ये तो सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो बड़ी बड़ी रकम डाल सकते हैं, या ये जो सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने वाले जो निवेशक थे उनके लिए ज्यादा असर करेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए असर जरूर होगा, लेकिन जो छोटे निवेशक है जो यूलिप का इस्तेमाल कर रहे थे उन पे इस प्रावधान का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भी
हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इसका यूज कर रहे थे कि इसका असर पड़ेगा और मेरे ख्याल से जो रिटेल निवेशक है, जो छोटे निवेशक है, उनके हित में ये फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपका पैसा पीएफ में आप कंट्रीब्यूट करते हैं और अगर वो जमा किया हुआ पैसा 2.5 लाख से ज्यादा हो जाता है, वो रकम 2.5 लाख से ज्यादा चली जाती है, तो आपकी ब्याज पर कितना टैक्स लगेगा, इस पर हम बात करेंगे विस्तार से हमारे पैनलिस्टों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो बजट 2020 में आपका टैक्स पर किस तरह से असर पड़ा है और कैसे आपको अपनी टैक्स को लेकर रणनीति बनानी चाहिए, इस पर हम बात कर रहे हैं। शरद कोहली, अर्नब पंड्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीएफ के ब्याज पर छूट की सीमा जो है उस पर कैपिंग लगा दी गई है। शरद जी, मेरा सवाल आपसे ये है, मेरे ख्याल से जो हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उन पर ये सीधा असर करेगा। अगर आपका टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 2.5 लाख उससे ज्यादा जाता है तो उस पर कमाए हुए ब्याज पर आपको टैक्स देना होगा। ये कितना डिस्करेजिंग मूव है या कितना इनकरेजिंग मूव है आपके हिसाब से? देखिए कविता, जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता है उसमें हमने देखा कि जो सरचार्ज लगता है, अभी नए रेजीम पर भी अब वो सरचार्ज लगना शुरू हो गया जो पुराने पे लगता था। तो मुझे लग रहा है कि सरकार की ये मंशा है कि जो हाई ग्रेड टैक्स पेयर्स हैं, जो ज्यादा टैक्स देते हैं, जो ज्यादा सैलरी लेते हैं, तो अगर आपका प्रोविडेंट फंड 2.5 लाख से ज्यादा जा रहा है तो उनको लगता है कि टैक्स की एग्जेम्पशन देना ऐसे लोगों को जो कि टैक्स को दे सकते हैं उनसे अवश्य लेना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि प्रोविडेंट फंड की एग्जेम्पशन भी, क्योंकि इन स्कीम्स को आप देखें, अगर पीपीएफ, एनएससी इनकी बात करें तो इनको स्मॉल सेविंग स्कीम कहते हैं। तो अगर आप, मुझे लग रहा है सरकार को लगता है कि अगर 2.5 लाख से जाता है तो फिर ये स्मॉल सेविंग नहीं रह जाती है। इस बात को दिमाग में रखते हुए इस पर टैक्स 2.5 लाख से ऊपर लगा दिया गया है। ऑलराइट, मेरे पास एक ही सवाल पूछने का समय बचा है अर्नब जी, और यहाँ पर एनआरआईज के लिए फॉरेन रिटायरमेंट फंड्स पर डबल टैक्स से छुटकारा मिलने की जो बात कही गई है, इसका मतलब क्या है? क्या विदेश में अगर कोई रिटायरमेंट फंड में निवेश कर रहा है तो उन्हें अब राहत मिल सकती है? जी जरूर। देखिए, कई सारे नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं जो वहां फॉरेन में कमाते हैं और वहां पर उनका एक रिटायरमेंट फंड चलता है। अब क्योंकि सिस्टम ऑफ टैक्सेशन फॉरेन में और इंडिया में अलग होता है, कई देशों में तो अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो भी अलग होता है, तो चांसेस ये है कि दोनों देशों में इस पे अलग अलग प्रकार से टैक्स लगता है और कई बार डबल टैक्सेशन हो जाता है। इसके लिए एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट कई देशों के साथ भी है। तो ऐसा हमने कई बार देखा है कि जबकि फॉरेन में इस पर रिसीट पे टैक्स लगता है लेकिन इंडिया में एक्रूअल पे लगता है, तो ये सब एडजस्ट करने में तकलीफ होती है। इसके क्लैरिटी के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली कहा है कि रूल्स लाए जाएंगे जिसमें इस प्रकार के स्पेसिफिकली रिटायरमेंट का जो आपका फाइन प्रिंट्स का हम सबको इंतजार है, तब जाके समझ में आएगा किस तरह से उन्हें राहत मिल गई है। 15 सेकंड का समय है मेरे पास, हालांकि डायरेक्टर साहब मुझे बोल रहे हैं ब्रेक लेने के लिए। शरद जी, टैक्स पेयर के लिहाज से आप 10 में से कितने नंबर देंगे इस बजट को? अर्नब जी? 10 में से मैं 8 दूंगा। शरद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्शन ग्लिच, लेकिन 10 में से 8 नंबर दिए हैं अर्नब जी ने, यानी टैक्स पेयर्स की जेब पर। हाँ शरद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
हाँ, अब आ रही है कविता, क्षमा करें थोड़ी देर के लिए आवाज चली गई थी ईपी से। तो आप नंबर पूछ रहे थे कितना देंगे जी। कुल बजट को तो मैं 10 में से 9 दूंगा, पर अगर 10 में से मैं दे रहा हूं, अब पता नहीं आपने 100 में से शायद पूछा था, कुल बजट को 10 में से 9, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 10 में से 7 देना चाहूंगा। चलिए, नॉट बैड। 10 में से 7 आप दे रहे हैं, 10 में से 8 अर्नब जी दे रहे हैं, यानी टैक्स पेयर्स की जेब पर अगर कुछ भारी नहीं पड़ा है तो उनकी जेब काटी भी नहीं जा रही है, इस बात का जरूर ध्यान रखा गया है। अगर कोई राहत नहीं दी जा रही है तो ज्यादा मायूसी भी नहीं दी गई है टैक्स पेयर्स को। शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए मेरे साथ। और बजट 2021 आपका टैक्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही। नमस्कार।